अचानक गुदा से खून आ रहा है, लैटरिंग कर रहे हो, लैटरिंग करते वक्त खून आ गया और अब आप डर गए हो कि मेरे को हुआ क्या है अचानक से। अब आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये पाइल्स है, ये फिशर है, ये फिस्टुला है या क्या है क्या नहीं है। आपको दर्द हो रहा है, कभी नहीं भी हो रहा है और आप सिर्फ कंफ्यूजन में हो। और इससे भी जबरदस्त समस्या ये है कि आप डर के मारे ये बात शर्म के मारे किसी से बता नहीं पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ये वीडियो आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। टॉयलेट के बाद टिश्यू पर खून दिखा और आपने तुरंत मान लिया कि मुझे पाइल्स हो गई है। अगर मैं कहूं कि यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हर बार खून आने का मतलब पाइल्स नहीं होता। कई बार ये फिशर हो सकता है, कई बार फिस्टुला और कुछ मामलों में इसे गंभीर बीमारी भी हो सकती है। आज की वीडियो देखने के बाद आप सिर्फ लक्षणों से इन तीन बीमारियों का फर्क समझ पाएंगे और सबसे बड़ी बात, कब घर पर इंतजार नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राहुल भारद्वाज, फार्मासिस्ट एंड हेल्थ एजुकेटर, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर बिना फिल्टर, जहां हम मेडिकल जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में और बिना किसी भ्रम के फैलाए हुए समझाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जिसके बारे में लोग सबसे ज्यादा शर्माते हैं और सबसे ज्यादा गलतियां भी यही करते हैं। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला। अब मैं आपको एक रियल पेशेंट स्टोरी बताता हूं। कुछ दिन पहले मेरे मेडिकल स्टोर पे एक 35 साल का व्यक्ति आया। उसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मुझे पाइल्स है। मैंने पूछा कैसे पता चला आपको कि आपको पाइल्स है? तो उन्होंने कहा कि मुझे खून आता है। मैंने पूछा दर्द होता है? उन्होंने जवाब दिया इतना दर्द होता है कि टॉयलेट जाने से डर लगता है। यहाँ मुझे शक हुआ क्योंकि सिर्फ खून आने से पाइल्स का निदान नहीं हो सकता या डायग्नोसिस नहीं हो सकता। बाद में जब उसका मैंने पीआर करवाने की बात कही तो उससे पता चला कि उसको पाइल नहीं बल्कि एनाल फिशर है। अब यही गलती हजारों लोग करते हैं, शर्माते हैं, बात करते नहीं इसके बारे में और फिर गलत डायग्नोसिस हो जाते हैं। यहाँ सबसे पहले समझिए शरीर का यह हिस्सा। कल्पना कीजिए कि आपके शरीर का अंतिम हिस्सा एक छोटी सी गोल नली की तरह होता है। इसे एनाल कैनाल बोलते हैं हम। यहीं पर तीन अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं। एक में नसें फूल जाती हैं, एक में त्वचा फट जाती है और एक में अंदर से असामान्य सुरंग बन जाती है। यही होती है पाइल्स, फिशर्स और फिस्टुला। अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो सबसे कॉमन चीज होती है समझने की, वो ये होती है कि कभी भी इन मामलों में सेल्फ डायग्नोसिस ना करें और शर्माए नहीं। अब आपको नाम सुनने में थोड़े मिलते जुलते लग रहे होंगे, लेकिन बीमारी तीनों की तीनों पूरी तरह अलग हैं। कोज नंबर 1, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको इसकी पूरी गाइड दूंगा। सबसे पहले पाइल्स यानी हेमोरॉइड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे पाइल्स की। पाइल्स में क्या होता है? गुदा के अंदर और बाहर मौजूद नसें लगातार दबाव की वजह से फूल जाती हैं, ठीक उसी तरह जैसे पैरों में वेरिकोस वेन्स होती है। ऐसा क्यों होता है? पुरानी कब्ज, जोर लगाकर मल त्याग कर रहे हैं, मोटापा है, गर्भावस्था है, घंटों आप टॉयलेट में बैठे रहते हैं या सीटिंग का काम है, कम फाइबर वाला भोजन अगर आप ले रहे हैं। शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं? टॉयलेट के बाद ताजा लाल खून आना। दर्द अक्सर नहीं होता है, विशेषकर इंटरनल पाइल्स में। गुदा के बाहर छोटी सी गांठ महसूस होना, खुजली बहुत ज्यादा होती है और भारीपन। कोज नंबर 2 अगर बात करूं तो फिशर सबसे कॉमन है, एनाल फिशर। अब आते हैं फिशर के ऊपर। यह बीमारी नसों की नहीं होती बल्कि त्वचा की होती है। जब बहुत सख्त मल निकलता है तो गुदा की पतली त्वचा में एक छोटा सा चीरा पड़ जाता है। यही होता है एनाल फिशर। इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है दर्द। इतना तेज दर्द होता है कि मरीज अगली बार पोटी करने से डरने लगता है। कई लोग इससे मतलब इस तरीके से बताते हैं कि जैसा लगता है कि कोई ब्लेड या कांच का टुकड़ा गुदा के रास्ते से बाहर निकल रहा हो लैट्रिन की जगह। तो इसके लक्षण जो होते हैं, मल त्याग के समय तेज दर्द होना, बाद में घंटों तक जलन महसूस होना, टिश्यू पर ताजा लाल खून और कब्ज का डर। कारण नंबर 3 अगर मैं बात करूंगा तो फिस्टुला यानी एनाल फिस्टुला जिसको बोलते हैं। अब सबसे अलग बीमारी होती है फिस्टुला। इसमें क्या होता है? गुदा के अंदर एक छोटी सी ग्रंथि में संक्रमण होता है। पहले उससे फोड़ा बनता है यानी एब्सेस बनता है। अगर वह पूरी तरह ठीक नहीं हुआ तो अंदर से बाहर तक एक असामान्य रास्ता बन जाता है। इसको हम कहते हैं एनाल फिस्टुला। इसके लक्षण क्या होते हैं? बार बार पस निकलना, अंडरवियर गीला रहना, बदबूदार डिस्चार्ज होना, बार बार फोड़ा बनना, कभी दर्द कभी आराम। ये चीज इसमें चलती रहती है। अब मैं अगर आपको एक बात बताऊं ना, 1 मिनट में अगर मैं आपको बताऊं, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। अगर खून है लेकिन दर्द नहीं है तो पाइल्स हो सकती है। खून है और ब्लेड जैसा दर्द है तो फिशर की संभावना ज्यादा है। पस निकल रही है, बार बार फोड़ा बन रहा है तो फिस्टुला का शक। लेकिन सिर्फ लक्षण देखकर अंतिम डायग्नोसिस नहीं किया जा सकता है, जांच इसके लिए बेहद जरूरी होती है। अगर मैं बात करूं एक मिथ ब्रेकर की, तो गुदा से खून आया मतलब पाइल्स, ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि खून आने के कारणों में फिशर, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, पॉलिप्स और कुछ मामलों में बड़ी आंत का कैंसर भी हो सकता है। इसलिए बिना जांच के खुद से इलाज शुरू करना सही नहीं होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कुछ रेड फ्लैग्स की, अगर इन लक्षणों में से कोई भी हो जो भी मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि बहुत ज्यादा खून आना, चक्कर या कमजोरी आना, तेज बुखार के साथ गुदा में सूजन, लगातार पस निकलना, वजन कम होना,
40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद पहली बार खून आना, परिवार में बड़ी आंत के कैंसर की किसी को हिस्ट्री हो तो तुरंत डॉक्टर या सर्जन को दिखाएं, और इसके लिए आप एक बार बात करें, शर्माएं नहीं। शुरुआती बचाव की अगर मैं बात करूंगा तो आज से ये 5 आदतें आप शुरू करें। रोज 25 से 35 ग्राम फाइबर लीजिए, 2.5 से 3 लीटर पानी पीजिए, मल को कभी भी रोके नहीं, टॉयलेट में 10 से 15 मिनट मोबाइल लेकर ना बैठे रहें, रोज कम से कम 30 मिनट पैदल चलें। दोस्तों अभी तक जो हमने समझा ये एक सिर्फ टीजर था। अगर मैं आपको बताऊं इससे ज्यादा हम जो अभी बात करेंगे लक्षणों के आधार पर सीखेंगे कि पाइल्स, फिशर और फिस्टुला को कैसे पहचाने, कौन सा दर्द किस बीमारी का संकेत होता है, कब खून आता है, कब गांठ महसूस हो सकती है और कब ऑपरेशन की जरूरत होती है। टॉयलेट के बाद ही अगर आपको तुरंत टिश्यू पे खून दिख रहा है तो इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और प्लीज बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के अंदर जो कि इसी में होगा। पार्ट 1 में हमने समझा कि गुदा से खून आने का मतलब हमेशा पाइल्स नहीं होता, लेकिन अब उससे बड़ा सवाल, आखिर इन तीनों बीमारियों को पहचाने कैसे? क्या सिर्फ दर्द देखकर पता चल सकता है कि क्या बिना जांच के अंदाजा लगाया सकता है? आज इन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। सबसे पहला सवाल, अगर मैं आपसे पूछूं टॉयलेट के बाद खून आया, अब बताइए बीमारी कौन सी है? क्या आप जवाब दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि खून तीनों में आ सकता है। इसलिए डॉक्टर सिर्फ एक लक्षण देखकर कभी भी डायग्नोसिस फाइनल नहीं करते, वो पूरा पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। कौन सा, मैं बताता हूं। पहचान नंबर 1, दर्द। दर्द सबसे महत्वपूर्ण संकेत होता है, लेकिन हर बीमारी का दर्द अलग होता है। पाइल्स में दर्द कैसा होता है वो समझिए। अगर इंटरनल पाइल्स है तो शुरुआती स्टेज में अक्सर दर्द नहीं होता है, पेशेंट सिर्फ इतना कहता है खून तो आता है लेकिन दर्द नहीं है। लेकिन अगर पाइल्स बाहर की जो हो जाए, क्लोट बन जाती है, तो अचानक बहुत तेज दर्द और सूजन हो सकती है। इसे थ्रोम्बोस्ड एक्सटर्नल पाइल्स भी कहते हैं। अब फिशर में दर्द कैसा होता है, यही इसकी पहचान होती है। मरीज अक्सर ये बोलता है, डॉक्टर साहब टॉयलेट जाते समय ऐसा लग रहा है जैसे ब्लेड चल गया हो, कांच बाहर निकल रहा हो। ठीक है, और सबसे खास बात ये होती है दर्द सिर्फ टॉयलेट तक नहीं रहता है, कई मरीजों में 2 से 6 घंटे तक जलन और दर्द बना रहता है। यही बात फिशर को पाइल से अलग करती है। फिस्टुला में दर्द कैसा होता है अगर मैं बात करूं, शुरुआत में फोड़ा बनता है जिसमें एब्सेस बनती है यानी पस बनती है। तो जब सबसे बहुत तेज धड़कता हुआ दर्द होता है ना, वो फिस्टुला के अंदर होता है। लेकिन जब फोड़ा फूट जाता है तो दर्द कम हो जाता है और उसकी जगह पर पस निकलना शुरू हो जाती है, यानी पेन इंक्रीज, पस इंक्रीज और रिपीट। ये प्रोसेस चलता है किसके अंदर, फिस्टुला के अंदर, और ये फिस्टुला का क्लासिक पैटर्न होता है। पहचान नंबर 2, खून। अब अगर बात करूं कि ब्लीडिंग की, तो पाइल्स में मल त्याग के बाद ताजा चमकीला लाल खून, अक्सर बिना दर्द, टॉयलेट में टपकता हुआ खून भी हो सकता है। ये होता है पाइल्स के अंदर। फिशर में क्या होता है, थोड़ा सा चमकीला लाल खून, फ्रेश ब्राइट ब्लड अगेन जिसको बोलते हैं, टिश्यू पेपर पर दिखता है, लेकिन साथ में असहनीय दर्द भी होता है। फिस्टुला में खून मुख्य लक्षण नहीं होता, अगर आता भी है तो अक्सर पस के साथ थोड़ा बहुत होता है। उसके अंदर जो आप देखेंगे फ्रेश ब्राइट ब्लड नहीं होगा, पस उसके साथ इंक्लूड होगी तो वो फिस्टुला होगा। पहचान नंबर 3, पस। अब ध्यान से सुनिए क्योंकि यही सबसे बड़ा अंतर है। अगर बार बार अंडरवियर गीला हो रहा है, बदबूदार पस निकल रही है, फोड़ा बनता है और फिर फूट जाता है, तो सबसे पहले फिस्टुला का शक किया जाता है। पाइल्स में और फिशर में लगातार पस निकलना सामान्य बात नहीं होती है। पहचान नंबर 4 अगर बात करूंगा तो लंप यानी गांठ। कई मरीज कहते हैं, डॉक्टर साहब बार बार एक छोटी सी गांठ महसूस होती है, लेकिन हर गांठ पाइल्स भी नहीं होती है। पाइल्स में जनरली क्या होता है, नरम या सूजी हुई गांठ होती है, टॉयलेट के बाद बाहर आ सकती है, नहीं भी आए मैंडेटरी नहीं होता है, बाद में अंदर चली जाती है शुरुआती स्टेज में। ठीक है, फिशर में क्या होता है, पुरानी फिशर में बाहर एक छोटी सी स्किन टैग बन सकती है, इसे लोग अक्सर पाइल्स समझ लेते हैं। फिस्टुला में छोटा सा छेद या ओपनिंग दिख सकती है जिससे समय समय पर पस निकलती है। अगर बात करूं पहचान नंबर 5, खुजली, ईचिंग। खुजली तीनों में ही हो सकती है, लेकिन वजह तीनों में अलग अलग होती है। पाइल्स में जो खुजली होती है एनस की ओपनिंग के ऊपर, वो होती है म्यूकस डिस्चार्ज की वजह से। फिशर में जो ईचिंग होती है वो होती है हीलिंग के दौरान, जब आपका टिश्यू रिपेयर कर रहा है तो उस टाइम पे आपको खुजली महसूस होती है। फिस्टुला में क्या होता है, लगातार पस आने की वजह से एनल कैनाल गीली रहती है जिसकी वजह से आपको खुजली महसूस होती है। ओपीडी स्टोरी अगर मैं एक बात करूं तो मेरे पास एक पेशेंट आया, उसने कहा डॉक्टर साहब 2 साल से पाइल्स की दवा खा रहा हूं। मैंने पूछा क्या तकलीफ है, उसने कहा अंडरवियर हमेशा गीली रहती है और पस निकलती है। मैंने तुरंत कहा तो पाइल्स कम फिस्टुला ज्यादा लग रही है। बाद में सर्जरी से जब सर्जन से हमने जांच करवाई उसकी, तो वही डायग्नोसिस निकला। यानी गलत बीमारी समझकर इलाज करने से थोड़ी बीमारी जो है वो असली जो है नीचे नीचे बढ़ती जाती है।
यहाँ पे एक मिथ ब्रेक अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो ध्यान करिए, अगर दर्द है तो पाइल्स नहीं हो सकती। रियलिटी ये है कि दर्द अगर बाहरी पाइल्स में क्लोट बन जाए तो बहुत तेज दर्द होता है और असहनीय दर्द होता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक लक्षण देखकर डायग्नोसिस नहीं किया जा सकता है। अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूं कुछ रेड फ्लैग्स की, तो ध्यान रखिए, बहुत तेज दर्द के साथ अगर बुखार आ रहा है, गुदा के आसपास तेजी से बढ़ती हुई सूजन है, लगातार आपको पस आ रही है, पेशाब करने में आपको दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा आपको खून आ रहा है, या दर्द इतना है कि बैठना भी मुश्किल हो जा रहा है आपके लिए, तो उसी दिन सर्जन को दिखाइए जरूर। अभी क्या करना है, जब तक डॉक्टर ना देखे कब्ज बिल्कुल ना होने दें, खूब पानी पिएं, फाइबर की मात्रा बढ़ाएं, गुनगुने पानी का एसिड्स बात लें, दिन में 2 या 3 बार लें 10 से 15 मिनट के लिए, बिना सलाह के बार बार स्टेरॉइड क्रीम या पेन किलर लगाना या खाना शुरू ना करें। अब तक आपने फर्क समझ लिया है, लेकिन बीमारी होती क्यों है? क्या सिर्फ कब्ज जिम्मेदार है? क्या प्रेगनेंसी, जिम, हैवी वेट लिफ्टिंग, डायबिटीज या क्रोन्स डिजीज भी कारण बन सकते हैं? और सबसे जरूरी, कौन से लक्षण कैंसर का संकेत हो सकते हैं? ये सब जानेंगे वीडियो के इस वाले हिस्से में, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। पार्ट 1 में हमने तीनों बीमारियों का बेसिक डिफरेंस समझा। पार्ट 2 में हमने सिम्टम्स के बेसिक्स पर पहचान सीखी है। लेकिन अब सवाल है, ये होती क्यों है? क्या सिर्फ कब्ज जिम्मेदार है या हमारी रोज की आदतें धीरे धीरे हमें ऑपरेशन तक पहुंचा देती हैं? तो कोज नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन सबसे बड़ा विलन होता है इसके अंदर। अगर एक ही चीज चुनी हो में, तो तीनों बीमारियों का सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर होता है, तो वो होती है कब्ज। और कब्ज भी कौन सी? पुरानी वाली कब्ज, यानी कि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। सोचिए, रोज हार्ड स्टूल, रोज जोर लगाना, रोज एनल कैनल पर प्रेशर, एक दिन नसें फूल सकती हैं, एक दिन स्किन फट सकती है, और अगर इन्फेक्शन हो गया तो फिस्टुला का रिस्क भी बढ़ सकता है। कब्ज को इग्नोर करना आपको पाइल्स, फिस्टुला या फिशर की तरफ लेके जाता है। तो सिर्फ पेट की प्रॉब्लम इग्नोर करना नहीं सही होता है, ये फ्यूचर की सर्जिकल प्रॉब्लम्स को इनवाइट करना भी हो सकता है। तो इसलिए कब्ज को इग्नोर ना करें कभी भी। अगर मैं बात करूं कोज नंबर 2 की इस चीज के लिए, तो लो फाइबर डाइट। आज की जो प्लेट में क्या है अगर हम देखेंगे, तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स क्या है आज के दिन? पिज्जा, बर्गर, मैगी, बेकरी आइटम्स, प्रोसेस्ड फूड, सैलेड, कट। जो चीजें मैंने बोली वो सारी हैं, लेकिन सैलेड नहीं है, फ्रूट्स नहीं है, होल ग्रेन्स नहीं है, बहुत कम, ना के बराबर हो गए हैं। जब फाइबर कम होता है तो स्टूल हार्ड हो जाता है, और हार्ड स्टूल पाइल्स और एनाल फिशर का सबसे बड़ा दोस्त होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, तो इसलिए फाइबर किन किन चीजों में होता है वो भी बता रहा हूं। उन चीजों को अपने खाने में शामिल कीजिए, और अगर वो चीजें नहीं ले रहे हो तो आप ये मान के चलिए कि आज नहीं तो आज से 6 महीने बाद आप इस कंडीशन में आ सकते हैं। तो फाइबर किस में होता है? सबसे पहली बात, होल ग्रेन्स यानी ओट्स, दलिया, ईसबगोल, डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग लीजिए। पपाया, गवावा, एप्पल विद पील, छिलके के साथ, ग्रीन वेजिटेबल्स, होल व्हीट और दाल, इन सब के अंदर फाइबर की मात्रा हाई होती है, तो इनको अपने फूड में शामिल कीजिए। और अगर नहीं ले रहे हैं तो आप समझ लीजिए आज से 6 महीने बाद आपको पाइल्स, फिशर या फिस्टुला होने के चांसेस हैं। कोज नंबर 3, कम पानी पीना। बहुत लोग कहते हैं डॉक्टर साहब चाय तो 6 कप पी रहा हूं, लेकिन पानी सिर्फ 3-4 गिलास। याद रखिए, टी और कॉफी पानी का रिप्लेसमेंट कभी भी नहीं हो सकता है। बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी तो स्टूल और भी ज्यादा हार्ड होगा, और जितना स्टूल हार्ड होगा उतने चांसेस होंगे आपको पाइल्स, फिस्टुला या फिशर होने के। कोज नंबर 4 अगर बात करूं, तो आवर्स तक बैठे रहना। अगर आप ऑफिस बीरर हैं, कार चला रहे हैं, ज्यादा आपको चलानी पड़ती है, गेमिंग करते हैं, मोबाइल यूज ज्यादा करते हैं, टीवी ज्यादा देखते हैं, पूरा पूरा दिन बैठे रहते हैं, तो लॉन्ग सीटिंग एक डायरेक्ट पाइल्स नहीं होती है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी और पेल्विक प्रेशर बढ़ सकता है इस वजह से। और जो रिस्क को इंक्रीज करता है, हर 45 टू 60 मिनट्स में उठकर 5 मिनट चलना एक अच्छी हैबिट होती है। इससे आपके पेल्विक जो प्रेशर होता है नसों के ऊपर, वो कम हो जाता है और शरीर को रिकवरी करने का चांस मिलता है। कोज नंबर 5 की अगर बात करूंगा, तो प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। अब प्रेगनेंसी में बेबी का प्रेशर जो होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से, और कॉन्स्टिपेशन, तीनों मिलकर पाइल्स का रिस्क बढ़ा देते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी कुछ वुमेन्स में फिशर या पाइल्स डेवलप हो सकती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं ना गुड न्यूज की, तो गुड न्यूज ये है कि हर केस में ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है। बहुत से पेशेंट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। अब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसके बारे में मैं आपको भी नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। कोज नंबर 5 अगर मैं बात करूंगा, तो हैवी वेट लिफ्टिंग। एक मिथ क्लियर करते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो, कि जिम जाना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत हैवी वेट उठाते हैं,
सांस रोक कर जोर लगाते हैं और पहले से कॉन्स्टिपेशन भी अगर आपको है तो यहाँ पे आपको पता है एक क्वेश्चन मार्क आता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। वो ये है कि आप जाने अनजाने में एनल प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। इसलिए प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक और बाउल हेल्थ दोनों ही जरूरी होती हैं। इसलिए हैवी वेट लिफ्टिंग अगर आप करते हैं तो इस चीज को ना रोकें। कोज नंबर 7 अगर बात करूं तो डायबिटीज एंड लो इम्यूनिटी। अब बात फिस्टुला की है। हर फिशर या फिस्टुला कब्ज से नहीं होती है। डायबिटीज वाले पेशेंट में इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। एनल एब्सेस को जो रिस्क बढ़ता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और अगर एब्सेस प्रॉपरली ट्रीट ना की जाए तो फिस्टुला डेवलप हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिए, जो स्पेशली डायबिटीज के पेशेंट है, अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम आए तो आप फिस्टुला से ग्रसित हो सकते हैं। कोज नंबर 8 की अगर बात करूं तो क्रोन्स डिजीज। ये एक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज होता है। अगर किसी पेशेंट को बार बार डायरिया हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, साथ में रिकरेंट फिस्टुला है, तो डॉक्टर क्रोन्स डिजीज के बारे में भी सोच सकते हैं। ये कॉमन नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत होता है। तो जो मैंने अभी आपको फैक्टर्स बताए हैं उन सबको आप ध्यान में रखिए और ये आपको डायग्नोसिस करने में मदद करते हैं। जब भी अपने डॉक्टर के पास इन सिम्टम्स के साथ जाएं तो ये चीजें उनके साथ जरूर डिस्कस करें। अब यहाँ पे सबसे जरूरी सेक्शन की अगर बात करूं, कब कैंसर का डाउट होना चाहिए, मुझे या ये बात बिना ड्राई समझाना चाहता हूं मैं आप लोगों को। हर ब्लीडिंग पाइल्स नहीं होती और हर फिशर या फिस्टुला कैंसर नहीं होता, लेकिन कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए, जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। कुछ होते हैं कैंसर के रेड फ्लैग्स होते हैं ये। 45 टू 50 साल के बाद पहली बार ब्लीडिंग, वेट लॉस, भूख का कम लगना, ब्लैक स्टूल, ये ऊपर की जीआई ब्लीडिंग का सिग्नल हो सकता है। स्टूल का कलर जो है वो बहुत जरूरी होता है, ब्लीडिंग का कलर। स्टूल की शेप में लगातार बदलाव आना, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, खून के साथ म्यूकस और बाउल हैबिट चेंज। ऐसे केसेस में सिर्फ पाइल्स की क्रीम लगाना गलत हो सकता है। डॉक्टर कोलोनोस्कोपी या दूसरी इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस कर सकते हैं आपको। यहाँ पे अगेन हम एक मिथ ब्रेक करने की कोशिश करेंगे और वो ये है कि ऑपरेशन करा लिया तो पाइल्स हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो रियलिटी ये है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर कब्ज और लाइफस्टाइल नहीं बदला तो प्रॉब्लम दोबारा भी हो सकती है और पहले से वर्सन हो सकती है। तो आप कितनी सर्जरी करा लीजिए, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। मिथ नंबर 2, हर फिस्टुला लेजर से ही ठीक होती है। रियलिटी है नहीं, हर फिस्टुला अलग होती है। ट्रीटमेंट फिस्टुला की टाइप, लोकेशन और कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करता है। मिथ नंबर 3 के बारे में अगर मैं बात करूं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मिथ है यहाँ पे और बहुत कॉमन पूछा भी जाता है, ये कि देसी नुस्खे से सब ठीक हो जाएगा। रियलिटी ये है कि कुछ आदतें और डाइट मदद कर सकती हैं, लेकिन एब्सेस या फिस्टुला को सिर्फ घरेलू नुस्खों से ठीक करना पॉसिबल नहीं होता है। अगर मैं आपको एक ओपीडी स्टोरी या पर्सनल पेशेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे बताना चाहूँ, जो कि मेरे एक पेशेंट के साथ हुआ था, तो एक पेशेंट 8 महीने तक सिर्फ क्रीम लगाता रहा पाइल्स को समझ के, क्योंकि उसे लगता था कि पाइल्स है तो पाइल्स की क्रीम लगा रहा था, शर्मा रहा था, तो उसने अपने आप से डायग्नोसिस किया और पाइल्स की क्रीम ले ली। लेकिन जब फाइनल सर्जन के वो पास गया तो रिकरेंट फिस्टुला थी और सर्जरी की जरूरत पड़ी। अगर वो शुरुआत में डायग्नोसिस करवा लेता डॉक्टर के पास जाके बिना शर्माए तो कॉम्प्लिकेशंस कम हो सकते थे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अभी तक जो हमने सीखा है, फाइनल पार्ट में हम बात करेंगे कंप्लीट ट्रीटमेंट की, किस स्टेज पर मेडिसिन काफी होती है और कब सर्जरी जरूरत होती है। लेजर वर्सेज ओपन सर्जरी वर्सेज अगर मैं बात करूं आपसे साफ सुथरा, तो सच क्या है, रिकवरी कितने दिन में होती है और दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं हो उसके लिए कंप्लीट प्रिवेंशन प्रोटोकॉल भी जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ और इसको शेयर करना प्लीज ना भूलें। अगर आपने इस सीरीज के पहले 3 पार्ट देख लिए हैं तो अब इतना समझ चुके हैं कि हर बार ब्लीडिंग पाइल्स नहीं होती और हर पेन जो है फिशर भी नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, आखिर ट्रीटमेंट क्या है, कब सिर्फ दवा से ठीक हो सकता है और कब ऑपरेशन जरूरी हो जाता है। आज इस सीरीज का फाइनल पार्ट हम इसी के कंप्लीट रोड मैप को समझेंगे। रूल नंबर 1, डिजीज का नहीं कोज का ट्रीटमेंट कीजिए हमेशा। ये सबसे बड़ी गलती होती है, पेशेंट क्रीम लगाता रहता है, पेन किलर्स खाता रहता है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन वहीं की वहीं खड़ी रहती है, जिसकी वजह से सिम्टम्स रिकरेंट होते रहते हैं। फिशर है तो रिलैप्स हो जाता है, फिस्टुला है तो अगेन रिलैप्स होके एब्सेस बनने स्टार्ट हो जाती है और रिजल्ट क्या आता है, 0। वो प्रॉब्लम वापस की वापस आ रही। तो याद रखिए, कब्ज ठीक करने के लिए आपको पाइल्स, फिशर या सर्जरी को अगर ठीक करना है तो उसके लिए सर्जरी जरूरत नहीं है, आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे जरूरी है। तो इसलिए सबसे पहले अपनी कब्ज को ठीक कीजिए।
पाइल्स का ट्रीटमेंट अगर बात करूंगा तो ट्रीटमेंट स्टेज के हिसाब से होता है। अर्ली स्टेज में अगर ब्लीडिंग कम है और पाइल्स बहुत छोटी है तो कई पेशेंट सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज से ही ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर जरूरत के हिसाब से मेडिसिन या टॉपिकल ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगेन ध्यान कीजिए, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से होता है और अगर आप सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं तो तीनों चीजों से निजात पा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कब्ज से। मॉडरेट स्टेज में क्या करें पाइल्स में, अगर पाइल्स बार बार आ रही है, बाहर आ रही है या ब्लीडिंग रिपीट हो रही है तो सर्जन प्रोसीजर सजेस्ट कर सकते हैं। रबड़ बैंड लिगेशन, ठीक है, या अगर मैं बात करूं तो स्क्लेरोथेरेपी सिलेक्टेड केसेस में होती है। इंफ्रारेड कोगुलेशन भी कर सकते हैं, so ये भी सिलेक्टेड केसेस में होती है। डिपेंड करता है सर्जन जब पीआर करते हैं तो उसके बाद कि आपको किस चीज की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। एडवांस्ड स्टेज की अगर मैं बात करूंगा, अगर पाइल्स परमानेंटली बाहर रहती है या बहुत ब्लीडिंग हो रही है तो सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। ऑप्शंस पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करते हैं यहाँ पे, तो कभी भी इन चीजों को लेके आप शर्माए नहीं। जो ट्रीटमेंट ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस पीआर के बाद डिसाइड किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं एनल फिशर के ट्रीटमेंट की तो एक्यूट फिशर्स में सबसे पहला टारगेट होता है हार्ड स्टूल को सॉफ्ट बनाना। इसके लिए हाई फाइबर डाइट, एडिक्वेट वाटर, स्टूल सॉफ्टनर डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग, वार्म्स सिट बाथ सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सबसे दिन में 2 या 3 बार आप सिट बाथ लीजिए। किस तरीके से लेना अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दिखाऊंगा इसके लिए। डॉक्टर जरूरत के हिसाब से लोकल मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो लोकल एनल अपना स्पिंचर स्पाज्म को कम करने में मदद कर सकते हैं आपकी। अगर क्रोनिक फिशर है और मेडिसिन से रिलीफ ना मिले तो सर्जन लेटरल इंटरनल स्पिंटरोटमी करते हैं जिसको हम LIS रिकमेंड कर सकते हैं। ये सिलेक्टेड पेशेंट में बहुत इफेक्टिव प्रोसीजर माना जाता है। तो क्रोनिक और एनल एक्यूट हमने एनल फिशर का ट्रीटमेंट जान लिया। अब बात करते हैं फिस्टुला के ट्रीटमेंट की। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, फिस्टुला सिर्फ क्रीम या एंटीबायोटिक से परमानेंटली ठीक नहीं होता है। अगर सिर्फ इन्फेक्शन है और एब्सेस बना है तो पहले उसका ड्रेनेज जरूरी हो सकता है, और अगर ड्रेनेज करने की नौबत आ गई तो उसके लिए हमें परमानेंट ट्रीटमेंट अक्सर सर्जरी बेस ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे टेक्निक्स जो है वो डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर। पहली बात, फिस्टुला कितनी सिंपल या कॉम्प्लेक्स है। दूसरा, स्पिंचर जो होती है मसल्स, स्पिंचर जो मसल होती है वो कितनी इन्वॉल्व है फिस्टुला के अंदर। थर्ड, लेजर वर्सेज ओपन सर्जरी या शार सुतरा, जो कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था कि हम इनके बारे में बात करेंगे। तो ये है कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं। सच क्या है, लेजर करवाएं तो कुछ सिलेक्टेड केसेस में यूजफुल हो सकती है, हर फिस्टुला या पाइल्स के लिए स्टेबल नहीं होती है। ओपन सर्जरी की अगर मैं बात करूंगा तो कई पेशेंट में आज भी गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है ओपन सर्जरी को, स्पेशली फिस्टुला के लिए। और स्पेशली अगर बात करूं तो कॉम्प्लेक्स डिजीज जो फिस्टुला होता है उसके लिए। शार सुतरा यहाँ पे आयुर्वेदिक का एक पैरा सर्जिकल टेक्निक होता है। कुछ सिलेक्टेड फिस्टुला केसेस में ट्रेंड स्पेशलिस्ट के जो अंडर यूज की जाती है शार सुतरा विधि, लेकिन हर पेशेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन सेम नहीं होता है। ट्रीटमेंट का डिसीजन जो होता है वो एडवर्टाइजमेंट देखकर या सर्जन की कैपेबिलिटी देखकर नहीं करना चाहिए, बल्कि सर्जन की एग्जामिनेशन के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बढ़िया रह सकता है। अब मैं यहाँ पे बात करूं होम केयर आफ्टर ट्रीटमेंट, सबसे जरूरी है चाहे मेडिसिन हो या सर्जरी हो, रिकवरी फास्ट करने के लिए जो मैं भी आपको चीजें बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, रोज फाइबर लीजिए, 2.5 से 3 लीटर पानी लीजिए, कब्ज को ना होने दें, हैवी वेट कुछ दिन तक अवॉइड कीजिए, डॉक्टर की मेडिसिन जो एडवाइस की गई है आपको डॉक्टर के थ्रू उनको टाइम पर ले, सिट्स बाथ कंटिन्यू रखें, फॉलो अप को मिस मत कीजिए। रिकवरी टाइमलाइन की अगर मैं बात करूंगा तो पाइल्स के अंदर स्मॉल प्रोसीजर्स के बाद रिकवरी कुछ दिन से या 1-2 हफ्ते में हो सकती है। मेजर सर्जरी में ज्यादा टाइम लग सकता है पाइल्स के लिए। आफ्टर सर्जरी की मैं बात कर रहा हूं अगर प्रोसीजर छोटा है या बड़ा है। फिशर की अगर बात करूंगा तो एक्यूट फिशर जो होते हैं सही ट्रीटमेंट से कुछ हफ्तों में इंप्रूव हो सकती है। क्रोनिक फिशर्स में रिकवरी प्रोसीजर का हिसाब थोड़ा सा लंबा हो जाता है, अप टू 3 मंथ्स भी हो सकता है, क्योंकि क्रोनिक फिशर में रिलैप्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिस्टुला रिकवरी जो ट्रैक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करता है। सिंपल फिस्टुला और कॉम्प्लेक्स फिस्टुला का रिकवरी टाइम अलग अलग होता है, इसलिए हर पेशेंट का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है। सबसे बड़ी गलतियां यहाँ पे जो होती हैं वो होती है पेन होने पर टॉयलेट करना, मोबाइल लेकर 20 से 30 मिनट तक टॉयलेट में बैठे रहना, हर बार पेन किलर लेना, इंटरनेट देखकर क्रीम खरीद लेना और फिर अपना खुद का नुकसान करना, ब्लड आने पर मंथ्स तक डॉक्टर को ना दिखाना। भाई मैं कह रहा हूं ये शर्माना इसको एक साइड में छोड़ दो। अगर आपको ये चीजें हैं तो सबसे जरूरी है कि आप कभी भी इन चीजों को लेकर ना शर्माएं।
लाइफ टाइम प्रिवेंशन फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं तो मैं इसे कहता हूं 5 गोल्डन रूल्स। पहला, कब्ज को कभी भी नॉर्मल मत समझिए। रूल नंबर 2, रोजाना 25 से 35 ग्राम फाइबर एटलीस्ट लीजिए आप। मैंने आपको इस वीडियो में शुरुआत में बताया है कि आप फाइबर को कहां से रिकवर कर सकते हैं। रूल नंबर 3, गोल्डन रूल अगेन, डेली फिजिकल एक्टिविटी जरूर कीजिए। रूल नंबर 4, पानी कम मत पिए। पानी जितना ज्यादा हो, 2.5 से 3 लीटर पानी एटलीस्ट आपको पीना ही पीना है। रूल नंबर 5, अगर ब्लीडिंग या पेन 2-3 हफ्तों से ज्यादा रहे तो सेल्फ ट्रीटमेंट बंद करके सर्जन से कंसल्ट जरूर कीजिए। फाइनल टेक होम मैसेज अगर मैं बात करूंगा इस वीडियो में तो दोस्तों, हमारी बॉडी हमेशा हमें सिग्नल देती रहती है, कभी पेन के थ्रू, कभी ब्लीडिंग के थ्रू, कभी पस के थ्रू। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम एज ए ह्यूमन हमारी बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। ये हर प्रॉब्लम को सिर्फ पाइल समझकर क्रीम लगाते रहना है। याद रखिए, ब्लीडिंग को इग्नोर कभी भी मत कीजिए, बॉडी के सिग्नल्स को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। अगर आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कुछ भी, कितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी क्यों ना हो, डॉक्टर से उसके लिए जरूर कंसल्ट कीजिए। पेन से डरिए मत, उसका रीजन समझने की कोशिश कीजिए और सही डायग्नोसिस ही सही ट्रीटमेंट की पहल सीढ़ी होती है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को अगर कंक्लूड करूं तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, अगर इस 4 पार्ट की जो सीरीज है आपकी कंफ्यूजन दूर कर दी हो तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा जो पाइल्स, फिशर और फिस्टुला को एक ही बीमारी समझते हैं। डॉक्टर बिना फिल्टर को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की है बॉडी सिग्नल्स की, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। आप अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी सिग्नल के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए उस सिग्नल का नाम और मैं आपको उसकी 25 से 30 मिनट की एक वीडियो बहुत अच्छी बना के और प्रॉपर हिंदी में समझा के अपलोड करूंगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर बिना फिल्टर को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच आप सभी को इतना प्यार देने के लिए। इस चैनल को प्लीज प्यार बनाए रखिए और चैनल को शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।